आप ये समझें कि आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन एक बंद कमरे में होके जा भी सकते थे, हम आपस में शायद हर रोज़ कॉन्वर्सेशन ऐसी करते हों, पर जब हमें लगा कि ये कॉन्वर्सेशन शायद और लोग इससे बेनिफिट कर सकें या हम अपना ज्ञान आगे शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब तो ये लीगल फील्ड में भी आ गया है। आने वाले वक्त में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो इंडियन जुडिशरी को कैसे शेप देगा? ये जुडिशरी के अंदर, लीगल प्रैक्टिस के अंदर आजकल तो चैट जीपीटी का बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी लॉयर्स कर रहे हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि लॉयर्स अपने आप को एथिकल यूज़ ऑफ चैट जीपीटी में ट्रेन करें और ये देखें चैट जीपीटी पे 100% रिलायंस करना भी सही नहीं है, उससे हेल्प ज़रूर लें और ये देखें कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके हार्नेस किया जा सकता है। भाषा के अगर ऊपर हम बात करें, जैसे कुछ हाई कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो लेकिन जब भारतीय जो हिंदी जानते हैं सारे के सारे, और हिंदी में अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या जो एक कम्युनिकेशन है वो वेल एस्टेब्लिश होता है। बट जहाँ तक ये है कि कोर्ट का वार्तालाप किस भाषा में होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखो एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आम इंसान तक इंसाफ पहुंचा ही ना तो उस आम इंसान को उस इंसाफ से क्या लाभ है और क्या नुकसान हुआ है। वकालत में और जैसे कुछ सीरियस प्रोफेशंस हैं, जैसे मेडिकल है, डॉक्टर है, वकील है, अगर आपको ये फन करते दिख जाएंगे, मजाक करते दिख जाएंगे, लोग सीरियसली लेते नहीं फिर उसको। थोड़ा सा ये प्रोफेशन अपने आप में डिमांड करते हैं कि वकील के अंदर एक सिंसियरिटी, सीरियसनेस दिखना चाहिए। ऐसे एक डॉक्टर के साथ अंदर दिखना चाहिए, क्योंकि आप देखो लोगों के आप इतनी टेंशनों से डील कर रहे हो जी। लोग आपके पास वकालत में या डॉक्टर एक कोर्ट के अंदर और एक अस्पताल में वही इंसान जाएगा जो तंग हो गया, या वो शारीरिक तौर पे तंग हो गया या वो कुछ और अपने प्रॉब्लम में तंग आ गया, तो वो कभी चाहेगा नहीं कि वकील उसका हंसता मिले। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अपना सेवाएं देते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वैसे एडवोकेट्स भी समाज के अंदर जाते हैं, उनको कई क्लाइंट से ऐसे डील करना पड़ता है जो उससे कई खुश भी जाते हैं, कई नाखुश भी जाते हैं, और क्लाइंट्स हर तरह के होते हैं, और कि उनका जो एकेडमिक स्पिरिट है वो सेफ गार्ड रहे। तो कुछ ऐसा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल या तो वो आपके माध्यम से मैं भी चाहूँगा आप भी अपील करें कि उसको लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बड़ा संगीन रूप से जल्द उसको किया जाए। इन नॉन अटेंडिंग क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, जैसे कि हालांकि डॉक्यूमेंट में तो उनका अटेंडेंस पूरा होता है, फैकल्टी जो है कहीं ना कहीं अटेंडेंस उनकी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर मेंटेन करती है, और वो सिर्फ एग्जाम दे के आते हैं और पास हो जाते हैं। ये कुछ अगर कोई कॉलेजेस ऐसे इस तौर पे काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और उनकी खुद की लिस्ट्स के अंदर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसा केस या कोई ऐसा नीश जिसको बोल देते हैं अनकन्वेंशनल केस कोई पाएँ तो ज़रूर इस पर कोई ब्लॉग लिख दें, कोई वीडियो बना लें, ताकि सामाजिक चेतना आए। जितनी चेतना आएगी लोग अपने राइट्स और इनफैक्ट ड्यूटीज़ के बारे में भी उतने सचेत रहेंगे, तो हमारे समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट सुवीर सिद्धू। मिस्टर सिद्धू यंगेस्ट बार काउंसिल चेयरमैन रह चुके हैं और ये रिसेंटली भी बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, जिसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। तो आइए बात करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं मिस्टर सिद्धू के साथ। सुवीर सिद्धू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज समय देने के लिए। नहीं, थैंक यू आपका समय निकालने के लिए। जी अच्छा सिद्धू साहब, आपकी जो जर्नी है जो ये वकालत की, कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो आपको नरेंद्र जी, आपके सारे श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरी जो वकालत की जर्नी है, मैं 2013 के अंदर वकील बना था जी। तो अब 10 साल मेरे पूरे हुए थे 2023 में। तो 2013 में मैं, क्योंकि हमारे लिटिगेशन प्रैक्टिस जिसको कहते हैं कोर्ट प्रैक्टिस को आपको तो पता है सारा जी, तो उसमें हायरार्की होती है कोर्ट्स की। सबसे नीचे होती है तहसील कोर्ट, जिनको हम मतलब वकालत की भाषा में सब डिविजनल कोर्ट कह देते हैं। फिर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने पहले सब डिविजनल कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की। डब्बाली, वो है डिस्ट्रिक्ट सिरसा, वो हमारा घर है। मंडी डब्बाली कहते हैं उसको, हरियाणा में है ये।
फिर मैंने सिरसा में समय लगाया, 6 महीने दोनों तरफ लगाए जी। फिर आकर मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफिस में एज डिप्टी एडवोकेट जनरल काम करने का जी। तो वहाँ तकरीबन 6-8 महीने मैं कार्यरत रहा जी। तो उसके बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया। तो तकरीबन 2024 में 10 साल एक्टिव प्रैक्टिस हाई कोर्ट में मेरे कंप्लीट हुए हैं। हाँ, इसकी जर्नी की शुरुआत थोड़ी ऐसी है कि मेरे फादर खुद वकील थे, वो तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, मैं अब सेकंड जनरेशन हूँ, तो उनसे वैसे तो इंस्पिरेशन उनसे ही मिलती रही जी। तो आसपास अपने समय किताबें देखते रहे, कुछ देखते रहे कि कैसे एक वकील की ज़िंदगी घर के अंदर बैलेंस करना, फिर कोर्ट के अंदर कुछ सीखना, फिर नई नई किताबें पढ़ना, नए नए केसेस के अंदर अपने क्लाइंट के लिए ज़ोर लगाना। तो उससे थोड़ी प्रेरणा शायद मिलती रही, जिसके कारण मेरा झुकाव भी वकालत की तरफ जाता रहा। अच्छा सिद्धू साहब, आप बार काउंसिल के चेयरमैन रहे, तो वो चेयरमैन का पद आपको मतलब क्या कुछ वहाँ सीखने को मिला और क्या चैलेंजेज आपने वहाँ पे फेस किए? बार काउंसिल वकीलों को तो सबको पता होगा, बट ब्रीफली बार काउंसिल होती है हमारी जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 एक एक्ट बना रखा है इंडियन पार्लियामेंट ने। तो जितने वकील होते हैं वो उस एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं और वहीं से अपनी इनरोलमेंट लेते हैं और वो सेल्फ रेगुलेटरी मेथड होता है उसके अंदर सेक्शन 35 के अंदर। तो वो एक्ट कहता है कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी जो वकीलों की एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी और स्टेट बार काउंसिल्स होंगी हर स्टेट के अंदर अलग अलग जी। हमारे यहाँ 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की जैसे कि हमारा हाई कोर्ट कॉमन है, तो वो तीनों स्टेट्स की एक ही बॉडी है स्टेट बार काउंसिल, जिसमें मैं लास्ट ईयर चेयरमैन बनने का मेरे को मौका दिया। तो वो बार एसोसिएशन जो होती है वो हर कोर्ट की इंडिविजुअल सोसाइटी होती है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो बार काउंसिल के अंदर एज चेयरमैन मैंने बहुत करीब से जो हमारा वकला बरादरी की जितनी समस्याएं हैं, खासकर नौजवान वकीलों की बड़ी समस्याएं नज़दीक से देखी जी। और उस 1 साल के अंदर कई ऐसी चीज़ें मेरे को पता लगी जिसमें मेरे को समझ आई कि काफ़ी कुछ समाज में एक तो वकील बरादरी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको दोबारा सही तरीके से दर्शाना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, हमारी वकील बरादरी के अंदर भी कई ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे नए वकीलों को कुछ जगह ना मिलना, उनको सही समय के अंदर इंडक्शन प्रोफेशन में ना हो पानी, फर्स्ट जनरेशन को खासकर दिक्कत आनी, फिर हमारी फ्रेटर्निटी जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के अंदर दिया हुआ उसको भी सही तरीके से प्रोजेक्शन ना मिलनी। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो बार लीडर के तौर पे मेरे को लगा कि मेरे को फुलफिल करने चाहिए और आने वाले समय के अंदर भी इच्छा रहेगी कि उन चैलेंजेस को कैसे गैप रिड्यूस कर सके वेलफेयर में, इफेक्टिवनेस में इस वकीलों की, वहीं ज़्यादा मेरी भी जो आने वाले समय में विजन वही रहेगी। जी। बीइंग ए चेयरमैन, आपने यंग एडवोकेट्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे जहाँ तक मुझे नॉलेज है। जी जी। तो वो कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जैसे आप कुछ वीडियो बना रहे हैं जी, तो आपका भी मेन पर्पस यही है कि आप समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो कंडेंस नॉलेज है वो पहुंचा सके। जी। आप ये समझें कि आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन एक बंद कमरे में होके जा भी सकते थे, हम आपस में शायद हर रोज़ कॉन्वर्सेशन ऐसी करते हो, पर जब हमें लगा कि ये कॉन्वर्सेशन शायद और लोग इससे बेनिफिट कर सकें या हम अपना ज्ञान आगे शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे ये इसकी शुरुआत कुछ कोविड ड्यूरेशन के दौरान हुई। तो उस समय हमारे चेयरमैन हुआ करते थे मिंदरजीत यादव जी, फिर उसके बाद करणजीत सिंह जी आए। तो उनकी दिशा निर्देश से ही हमने एक कोविड के समय के अंदर कोशिश की कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, जूम और इन सब का सदुपयोग किया जाए और कैसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार्स करवाए जाएं या कुछ सेमिनार्स ऑनलाइन करवाए जाएं, जिसके अंदर हम वकील बरादरी को कोविड की ड्यूरेशन के अंदर घर बैठकर भी एकेडमिकली ट्रेन कर सकें। सिद्धू सर, आप थोड़ा, शायद मैं महसूस करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप करते कि नहीं करते, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम लीगल एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन लीगल एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा गिरा है, डाउन गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है?
थोड़ा, क्योंकि अब मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चला गया तो थोड़ा मेरे को अब ब्रॉडर इस चीज़ का पर्सपेक्टिव मिल गया। पहले मैं भी यही सोचता था कि ज़्यादा कॉलेजेस रजिस्टर होते हैं, पर अब थोड़ा मेरे को ये समझ आता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेजेस को मंजूरी तो देता है, बट ज़्यादा मंजूरी जो उसकी होती है 50% वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ओर पे भी दी जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन देती है, तो यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। तो बार काउंसिल के पास तो अगर लेट्स से कोई मेजर यूनिवर्सिटी की छोटी ब्रांच आ गई तो वो डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलेगी, पर उसकी जो एजुकेशन होगी वो उस स्पेसिफिक कॉलेज में होगी जो कि एक एफिलिएट कॉलेज होगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तकरीबन 2100 ऐसे कॉलेज आ चुके हैं इंडिया में, और एजुकेशन को हमेशा रिफाइन करने की ज़रूरत है। आज़ादी के 75 साल जहां हम अपने संविधान का भी मना रहे हैं, हम आज़ादी का भी 75वां साल मना रहे हैं, तो इस समय के अंदर हमारी एजुकेशन बिल्कुल एप्ट होनी चाहिए, और ख़ासकर लीगल एजुकेशन। तो BCI, बार काउंसिल और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस और ऐसे कई नए स्टेप्स देखने को मिलेंगे जिसमें लीगल एजुकेशन को एक खास प्राथमिकता दी जाएगी। सिद्धू सर, वकालत समय के साथ एक इवॉल्व होने वाली डोमेन है। इवन लॉ भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो वहाँ जो जजेस का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे स्टूडेंट ने LLB का एग्ज़ाम क्लियर किया, डिग्री ऑब्टेन की, और उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर वो जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एज ए वकील कभी काम ही नहीं किया होता। मेजोरिटी ऑफ जो सिलेक्टेड जजेस हैं वो बिना किसी मतलब वकालत की एक्सपीरियंस के जज बन जाते हैं। तो क्या ये बार और बेंच में एक सिचुएशन नहीं, एक ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं क्रिएट होती? जैसे कि मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हम देखें, लोअर जुडिशरी में बहुत सारी स्ट्राइक्स, बहुत सारी हड़तालें होती हैं, कई बार जजेस के बिहेवियर को लेके, कई बार एडवोकेट्स के बिहेवियर को लेके। और ये जो एज ए एडवोकेट का जो पहले कंसेप्ट ट्रेनिंग का जो होना चाहिए बिफोर बिकमिंग ए जज, यानी कि 4-5 साल एज ए वकालत की हो तब जाके कोई जज बने, तो इसका इंपॉर्टेंस कितना आप समझते हैं आज की टाइम में अगर इसको देखें तो? जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी नए जजेस, वैसे तो हमारे सारे जजेस जो एग्ज़ाम देकर निकलते हैं वो खुद में उनकी कॉम्पिटेंसी का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो एग्ज़ाम होता है, जो कि बहुत टफ होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस आपको पता है बहुत डिटेल्ड होता है। तो जितने भी जजेस बनते हैं तो वो आप उनकी इंटरव्यूज़ भी देखते होंगे, वो जो बाद में जज बनते हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर तो कोई आप सेकंड क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट हाँ, ट्रेनिंग एस्पेक्ट जहाँ तक है उसको एक बहुत ये अहम विषय है कि जब तक आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे तब तक आप किताब तक ही सीमित रह जाओगे। तो ये तो एक जनरल क्राइटेरिया है कि जहाँ कोई भी आपने चीज़ स्टार्ट करनी हो, एक दुकान भी जब खोलते हैं तो उस दुकान के अंदर 40 साल से जो बैठे हुए होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बल्कि जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या अपने दिल्ली से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आ जाए तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक वो उस फट्टी पे बैठ के सीखेगा। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये भी है ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है ना, इवॉल्विंग नेचर है। हर इंसान समय के साथ सीखता है चीज़ें, और अगर किताबों तक सीमित रहें तो एकेडमिक नॉलेज तो जरूरी है ही, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। अच्छा सिद्धू सर, जैसे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, और कई बार ये भी सुनने को आता है कि नॉन अटेंडिंग क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, जैसे कि हालांकि डॉक्यूमेंट में तो उनका अटेंडेंस पूरा होता है, फैकल्टी जो है कहीं ना कहीं अटेंडेंस उनकी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर मेंटेन करती है, और वो सिर्फ एग्जाम दे के आते हैं और पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो कैरिकुलम है, सिलेबस है, वो भी बहुत डिफरेंट है। और जैसे कि मैं एक छोटा सा एक कहानी शेयर करूँ आपसे। मैं ना एक किसी एडवोकेट से मिला था एक बार, उसने मुझे सुनाई थी एक कहानी। उसने कहा कि गंगानगर के एक कॉलेज में मुझे जाना था, लॉ कॉलेज में। तो मैंने रिक्शा वाले को कहा कि मुझे फलां जगह उतार दो। तो जैसे ही वो कॉलेज के सामने आया तो उसने कहा, अरे बाबूजी, हमने भी यहीं से लॉ किया है। तो मतलब वकीलों का जो लेवल है वो, अगर हम रीजन वाइज बात करें, जैसे कि एक इसको डिफरेंट एंगल से समझते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से हम झारखंड की तरफ जाते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं, जितना हम डिस्टेंस दूर चले जाएंगे तो कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा बैकवर्डनेस आने लग जाती है। जैसे ही हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है, और जैसे जो इंग्लिश भाषा जो लैंग्वेज है, मतलब कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी जो सेंट्रलाइज एरिया में सुप्रीम कोर्ट या नियर बाई हाई कोर्ट्स में हम जाएंगे तो वो ज़्यादा यूज होती है। फार अवे सुप्रीम कोर्ट से जैसे हम जाते रहेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कह लीजिए या क्वालिटी ऑफ लीगल एक्सपर्टाइज कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो
एक कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है, ज्यादातर वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल उसका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो लीगल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बार काउंसिल का क्या रोल है, और एज ए चेयरमैन मतलब आपने कोई इसमें क्या एफर्ट्स किए, और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? जी, तो ये आपके जो आपने भी सवाल किया, इसके तकरीबन मैं जो समझ पाया हूँ 3-4 पहलू हैं जी। पहला पहलू तो आपका ये है जिसमें आप ये कह रहे हो कि जितने ये कॉलेजेस हैं इन पर क्या चेक, कई कॉलेजेस के अंदर तो क्लासेस सही तरीके से नहीं लगती हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे इसकी सबसे जो लीगल एजुकेशन कमेटी है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, तो उसके बिल्कुल संज्ञान में रहता है और वो रेगुलर इंस्पेक्शन और चेक्स होती रहती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लीगल एजुकेशन कमेटी के एक दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन है, तो और सारी कमेटी के अंदर काफ़ी लर्नेड वाइस चांसलर्स और काफ़ी मतलब हेफ्टी बोर्ड है उनका, तो अपनी तरफ से तो पूरे चेक्स रखते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस वो भी होती रहती हैं, रैंडम इंस्पेक्शंस भी। तो ये कुछ अगर कोई कॉलेजेस ऐसे इस तौर पे काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और उनकी खुद की लिस्ट्स के अंदर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। और सेकंड पहलू आपका ये है कि आपने एक बात कही कि जो रिक्शा पे लेके जा रहे थे वो रिक्शे वाले खुद ही लॉ ग्रेजुएट था, वो कह रहे कि जी हमने भी यहाँ से लॉ किया, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय मतलब एक तो चिंता का विषय ये है कि लीगल एजुकेशन अलग चीज़ है, एक चिंता का विषय ये भी है कि उसको रिक्शा चलाने की ज़रूरत पड़ गई वकील बनकर भी, तो थोड़ा ये पहलू भी, ये तो सेंसिटिव मैटर है, तो इसको तो बार काउंसिल के साथ साथ कई जो सीनियर वकील हैं या जो चेतना वाले वकील हैं जैसे आप हो गए, तो इसको गंभीरता से लेना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सिद्धू साहब मैं ऐड करना चाहूँगा जी, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हम देखते हैं जहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर ऐड किए जाते हैं, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं, 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम आपका होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होती ही नहीं है। मतलब अब जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया ना, और जब मैं एनरोलमेंट करवाने के लिए बार काउंसिल आया, तो मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा था, अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, कि माई अटेंडेंस इज कंप्लीट एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग गया, तो मैंने पूछा कि ऑब्जेक्शन क्यों लगा। उन्होंने कहा कि आप ये लिखवा के लेके आइए कि आपकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट थी। तो मैंने, क्योंकि हमारा जो लॉ फैकल्टी था, मैं आपको बताऊं, हमारे डीन होते थे एस एन सिंह, और वो इस चीज़ के लिए फेमस थे कि अगर किसी बच्चे का 2 या 3 अटेंडेंस या 1 अटेंडेंस भी नहीं है ना कंप्लीट, वो एग्जाम में बैठने नहीं देते थे। और उनके बारे में ना एक बात चर्चा, मतलब एक इंसिडेंट है उनका, किसी कोई पावर पे पोजीशन पे बंदा बैठा था, उसने उनको एक नोट भेज दिया कि इस बच्चे का जो है आप अटेंडेंस क्लियर करके इसको एग्जाम में बैठने की परमिशन दें। उन्होंने उस नोट को बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। अच्छा, हाँ, और वो मीडिया में फिर बात गई। कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ही वाज सो स्ट्रिक्ट। तो जब मैं खुद अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए बार काउंसिल आया और जब ये ऑब्जेक्शन लगा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो फार अवे कॉलेजेस से, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस से बच्चे लॉ करके आ रहे हैं, उनका एनरोलमेंट मेरे से पहले हो गया, और शायद उन्होंने क्लासेस भी ना लगाई हो और पेपर पे अटेंडेंस उनकी पूरी हो, क्योंकि हर जगह तो ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना। तो और जहां से मैं एक वेल रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करके आया हूं, और आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टी। हालांकि फिर वो एक प्रोसीजर था बार काउंसिल का कि उन्होंने अपने लेवल पे अटेंडेंस क्लैरिफाई करवाई थी, मैंने उसका कोई फी डिपॉजिट किया था, वो बाद में हो गया था। तो क्योंकि जो लीगल एजुकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है थॉरली इंडिया। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें किसी लोकल यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए हम स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज भी अगर लें, सबका सिलेबस डिफरेंट है, वो सेम क्यों नहीं है? मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर गवर्निंग बॉडी है, मॉनिटर करती है लीगल एजुकेशन को, तो जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया लीगल एजुकेशन का, वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, सिलेबस नरेंद्र जी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कर्टेल कर दोगे या उस पर कुछ कैप लगा दोगे तो उस पर इनोवेशन मर जाएगी। तो इनोवेशन आती है सोशल डेवलपमेंट से, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड से, और रिसर्च से, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से। अब जैसे कई कॉलेजेस के अंदर आपको ये दिखेगा कि एआई एंड लॉ का भी कोर्स है। कई कॉलेजेस, अब जैसे मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की है स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन लॉ में, नालसर हैदराबाद से लास्ट ईयर ही। अब आप ये देखो कि वो कोर्स यहाँ पढ़ाते ही नहीं। पढ़ाते ही नहीं। अब
दिल्ली के अंदर स्पेसिफिक जैसे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो करवा रहे हैं आईपीआर के अंदर, डाटा प्राइवेसी ग्लोबल कॉपीराइट एक्ट के अंदर, कई करवा रहे हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन के अंदर। तो ये इनोवेशन के साथ साथ आएगी। अगर लीगल एजुकेशन ये सेट कर देगी कि आपका ये दायरा है और इससे ज़्यादा नहीं बाहर जा सकते आप, तो वो इनोवेशन को कहीं ना कहीं मार मिल सकती है। एक आपका लास्ट क्वेश्चन से वो मेरे को क्योंकि याद है वो जी, आपने ये बोला कि बार काउंसिल इसको आपने ये बात कही कि बार काउंसिल इसको कैसे कोशिश करे कि जो दूर के वकील हैं उनको रीच कैसे मिले या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण। तो इसमें बार काउंसिल का ज़्यादा खासकर रोल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है कि कैसे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे वकील बरादरी के चेम्बर्स को या कुछ और इन सब चीज़ों को कैसे एक आर्थिक तौर पर पुश दी जाए, तो वो हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है आपका कि आपकी स्पेसिफिक क्वेरी कि आपके अटेंडेंस सर्टिफिकेट के ऊपर 75% क्यों नहीं लिखा और ये लिखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल है, तो आप समझें, एक आप उसके शूज़ में स्टेप इन करें जो उस समय के ऊपर डीलिंग क्लर्क है। डीलिंग क्लर्क के सामने एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की किताब है जो ये कह रही है कि अटेंडेंस सर्टिफिकेट हैज़ टू शो दैट इट इज़ 75% एंड अबव। तो उसने जब तक आपके सर्टिफिकेट के ऊपर 75% नहीं लिखा होगा तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वो अपने पार्ट के ऊपर बिल्कुल इस बात पे सही है। वकालत की आपकी प्रैक्टिस असल में शुरुआत उसी चीज़ से हुई, तो उसने इंटरप्रेट कर दिया आपके उसी सर्टिफिकेट से। एक चीज़ सर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते थे ना, जैसे मैंने वहाँ से लॉ किया, तो हम ये बोलते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर लॉ करना है, अगर आपको जज बनना है या आपको वकील बनना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सुटेबल है। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर लॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉर्पोरेट अप्रोच नहीं था वहाँ पे। क्योंकि और 5 ईयर लॉ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी उस समय वहाँ पे कोर्स नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी का ये मानना था कि लॉ को समझने के लिए एक मैच्योर माइंड होना चाहिए, और वो सोचते थे कि एक ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है वो इज सुटेबल टू अंडरस्टैंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज और लीगल पैरामीटर्स। तो लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये पर्सपेक्टिव बना कि वो जुडिशरी के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, वो वकालत के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, और हमने इवन जुडिशरी में भी देखा, मैं आपको बताऊं, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही समय में 5 जजेस ऐसे रहे हैं, 4 जजेस ऐसे रहे हैं जो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहे थे। इवन हमारे पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में भी कुछ जजेस दिल्ली फैकल्टी से ही पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली हमने ये देखा, वहाँ केस मैट्स बेसिकली कंपेंडियम ऑफ जजमेंट्स बेसिकली साथ प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट्स को। वहाँ जजमेंट रीडिंग हैबिट एक उनको डाली जाती है। जैसे किसी भी जजमेंट के अंदर 3 चीजें होती हैं, फैक्ट ऑफ द केस, लीगल रीजनिंग एंड ओपिनियन ऑफ द जज। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही ये एफर्ट्स किए जाते हैं कि यू रीड द एंटायर जजमेंट, आप इन 3 चीजों को सेग्रीगेट करो। तो ये जो जजमेंट रीडिंग हैबिट की अप्रोच है, ये सभी कॉलेजेस में होने चाहिए। अब जैसे जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के, वो जर्नल एक क्वेश्चन के अंदर A वर्सेस B केस के बारे में 4 लाइन लिख के आ जाते हैं। लेकिन जब हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न था, वो ये स्पेसिफिक करता था कि जो आपको क्वेश्चन आएगा वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और प्रॉब्लम का आंसर एक स्टूडेंट तभी दे पाएगा जब उसने जजमेंट्स पढ़ी होंगी। वो प्रॉब्लम का आंसर नेगेटिव साइड भी हो सकता था, पॉजिटिव साइड भी हो सकता था, इन सपोर्ट ऑफ लीगल रेशियो ऑफ जजमेंट्स व्हिच ही हैज रेड इन द केस मेट्स। तो वहाँ पे 100-150 जजमेंट्स, जो टॉप की जजमेंट्स होती थी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की, उनका एक बंडल हर पेपर के साथ प्रोवाइड कराया जाता था। तो जब मैं ये बात करता हूँ ना कि लीगल एजुकेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्सेज क्या करवाए जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जजमेंट रीडिंग हैबिट है या जो केस मेट्स का जो एक कल्चर है, ये मुझे लगता है कि हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस में होना चाहिए। ये जो आपने बात कही, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखो, लॉ पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक है स्टडी बाय केस लॉ मेथड, जो जिसकी इन्वेंशन की थी फर्स्ट डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी इन 1860, क्रिस्टोफर कोलंबस लैंगडेल। अगर आप सर्च करोगे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो आज तक उसी की वजह से वहाँ यूएसए के अंदर और इनफैक्ट कई कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस के अंदर केस लॉ मेथड ऑफ स्टडी है, जिसको आपने पढ़ाया। इंडिया के अंदर शुरू से लीगल एजुकेशन, इनफैक्ट कोई भी एजुकेशन हो, उसका शुरुआती थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से होता है। तो आपके अभी भी एंड में जो आपका आखिरी साल है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का, और 3 ईयर के आखिरी 6 महीने, उसके अंदर आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप दी जाती है कि आप जाके पढ़ो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। केस लॉ मेथड ऑफ कोर्स कई मामलों के अंदर बहुत इम्फैटिक है। अगर आप केस को डिवाइड करोगे, आईरैक मेथड बोलते हैं इसको,
अगर आप इशू, रीजनिंग, इन सब चीज़ों से और एंड में कंक्लूजन या रेशो डेसिडेंडी के कोर्ट ने किस बेसिस के ऊपर जजमेंट पास की, तो उससे शायद समझने में आसानी हो जाए। बट थ्योरेटिकल मेथड, हाँ, सोक्रेटिक मेथड बहुत पुराना हो चुका है। इसकी आपको बेटर जानकारी किसी स्कॉलर से ही मिल पाएगी कि वो कितना इफेक्टिव है, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो। मैंने तो खुद थ्योरेटिकल मेथड से ही स्टडी की, और जितने बल्कि हम जब कोर्ट में आए, ये आपकी बात सही है कि कोर्ट में मेरे को जजमेंट्स पढ़ने में इनिशियली काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि हमारे पास तो वो रहते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे लॉ फाइंडर टाइप ये सॉफ्टवेयर रहते हैं SCC ऑनलाइन, उसमें जजमेंट्स का इनिशियल ब्रीफ लिखा आता है तकरीबन 20-25 हेड नोट जिसको, तो वो हेड नोट पढ़ के, कई बार मैं तो हेड नोट पढ़ के कोर्ट में, आपको एक बात भी सुनाऊं, तो जब मैं सरकारी वकील था, हमारे यहाँ जस्टिस होते थे ऑनरेबल जस्टिस SK मित्तल साहब, तो उनकी कोर्ट नंबर 2 थी। तो कोर्ट नंबर 2 होती है जो चीफ साहब की वन है, उसके बाद कोर्ट नंबर 2 बहुत अहम कोर्ट होती है। तो उस टाइम पे कुछ, क्योंकि मैं नया नया प्रोफेशन में आया था और AG ऑफिस में नया नया मौका मिला, तो मैंने जो हमारे AG साहब थे वहाँ, हुड्डा साहब, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मेरे को आप DB की कोर्ट दो और मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो उन्होंने पहले तो मेरे को सचेत किया कि बेटा अभी तो नए नए आए हो, अब सीखो, 10 साल नीचे लगाओ, उसके बाद देखें। तो पर कुछ ना किस तरीके, मैंने 2 दिन की कोई छुट्टी पे गया था, तो उन्होंने कहा कि चलो संभाल लो। तो मैं जस्टिस मित्तल की कोर्ट में चला गया, तो वहाँ पे सरकार की तरफ से जो केसेस डिफेंड करने होते थे, वो सरकार की तरफ से इस तरफ खड़ना होता था। कुछ एपलेट की अपील थी जो स्टेट ही फाइल करता था, तो मैं इधर से ही खड़ के एक तो बहस स्टार्ट करते, तो वो स्टेट की ही अपील थी। तो पहले तो जस्टिस मित्तल ने मेरे को बोला तो आप यहाँ आके बहस क्यों नहीं कर रहे। फिर जब मैंने अपना केस की आर्गूमेंट ख़त्म की, तो एंड के ऊपर जब मैंने जजमेंट्स प्रेजेंट की, तो मैंने तो पढ़े हुए थे, सिर्फ हेड नोट है, तो मैंने उनको जजमेंट आगे दी। तो मैं हेड नोट पढ़ाऊँ उनको, फिर अगली जजमेंट ले जाऊँ, हेड नोट पढ़ाऊँ, फिर अगली जजमेंट ले जाऊँ। तो मेरे को जस्टिस मित्तल ने समझाया कि जजमेंट पढ़ने का तरीका जो है वो हेड नोट से नहीं है, जजमेंट आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको उसमें से इश्यूज अलग निकालने पड़ेंगे, फिर आपको रीजनिंग अलग निकालनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कोर्ट ने बिटवीन द लाइंस क्या बोला, किन किन जजमेंट्स पर रिलाई ऑन किया, तब जाकर आप देखो, तब धक्का लगा मेरे को। ऐसे कई वकीलों को धक्के लगते हैं, आपको भी लगे होंगे, तभी जाके डंडे से हम सीखे। धीरे धीरे ग्राउंड रूट रियलिटी से सीखता चला जाता है इंसान, फेस करता है जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को। तो वो केस लॉ मेथड, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो आना तो चाहिए। तो मैं सजेशन भी इस बात का दूंगा, बल्कि इस बात का लीगल एजुकेशन कमेटी के अंदर भी शायद कई बार डिस्कशन हुई है, तो कई स्कॉलर्स इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में करिकुलम में इंक्लूड हो जाए। अच्छा सिद्धू सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे एक एडवोकेसी स्किल्ड प्रोफेशन है, जैसे मेडिकल भी एक स्किल्ड प्रोफेशन, तो मेडिकल लाइन में क्या होता है, एलोपैथी की अगर हम बात करें, तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ ही हॉस्पिटल होता है, तो कुछ समय वो एकेडमिक एजुकेशन में अपने कॉलेज में बिताते हैं और कुछ टाइम वो प्रैक्टिकल हॉस्पिटल के अंदर बिताते हैं। लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट है ही नहीं कि जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी तरह के कोर्ट के नज़दीक होने चाहिए या उसकी एसोसिएशन के साथ होने चाहिए। इसका रीज़न मेरे माइंड में एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जब मैं लॉ करता था ना, तो हमारे नोटिस बोर्ड पे ना बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के नोट लगे होते थे, जैसे अर्न वाइल लर्न। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक राजस्थान के एडवोकेट, एक्स एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने एक ये जैसे लॉ फाइंडर सॉफ्टवेयर है या SSC है, उन्होंने भी एक कंपनी बनाई हुई थी और उसके हेड नोट बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे लिखा था अर्न वाइल लर्न। तो आई वेंट देयर, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मैंने महीना 1.5 महीना काम भी किया। ग्रेटर कैलाश की बात है दिल्ली में। तो हेड नोट वो क्या करते थे, बंडल देते थे हमारे को, जैसे 100 जजमेंट्स का, 150 जजमेंट्स का बंडल होता था, उसके पैसे मिलते थे 2500 रुपया पर बंडल या 2000 या 3000 रुपये पर बंडल उस समय में। तो इस जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ ना कुछ जजमेंट से कन्फ्रंट होने की। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे टाइम में एक ना मॉडल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, क्योंकि एडवोकेट के अंदर डिबेटिंग स्किल भी होनी चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट था मॉडल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का, सेंट स्टीफन कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था एंड लॉ फैकल्टी को रिप्रेजेंट किया था। फिर बिट्स पिलानी में एक बार हुआ था, वहां भी मैं गया था। एक जगह मैं बना था डेलीगेट ऑफ इराक, एक जगह बना था डेलीगेट ऑफ जॉर्जिया। तो मैंने इन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज पढ़ी थी और उसमें ह्यूमन राइट काउंसिल में मैंने पार्टिसिपेट किया था डिबेट में। वो एक सडन सिचुएशन देते हैं, एज ए डेलीगेट आपको बोलना होता है। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या बहुत सारे कॉलेजेस में मॉडल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये जो कंसेप्ट है चल रहा है,
बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेटिंग स्किल्स है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वकालत का जो 3 साल का हमारा कोर्स है, अब ना तो हमारे जो लॉ के कॉलेजेस हैं वो कोर्ट के साथ हैं। अगर कोर्ट में बच्चे को कहीं ना कहीं इवनिंग में काम करना है, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है, किसी ऑफिस में एज ए इंटर्न काम करना है, तो फार अवे जाना पड़ता है उसको। कोर्ट के साथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं। सेकंड, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट को साथ के साथ काम करने का एक मौका मिले, लीगल लाइन से रिलेटेड, डिबेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। अब जैसे दिल्ली में तो क्या फैसिलिटी थी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होता था, वहां पे राम जेठमलानी लेक्चर देने आ रहे हैं, और कई बार तो हमारी फैकल्टी में भी जो MC मेहता है, जिनके हम इन्वायरमेंट के केसेस पढ़ते हैं, जो बिगेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर है जो MC मेहता, वो हमारे लेक्चर देने आए थे फैकल्टी में। या हम बड़े बड़े लॉयर्स का सुप्रीम कोर्ट के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या और भी हैबिटेट सेंटर या कई तरह के ऐसे सेंटर्स हैं, वहां पे जाते थे हम लोग लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो लाइफ में एक भागती लाइफ थी, सीखने को बहुत कुछ था, और कौन कितना परसीव करना चाहता है, गेन करना चाहता है, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी लोकल कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, फैकल्टीज हैं, वहां पर ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। और बहुत सारे लॉयर्स जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, उन्होंने, मुझे लगता है पूरी जिंदगी में क्या पता वो सुप्रीम कोर्ट कभी गए भी ना हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कभी शायद कोई एक्सपोजर ना भी लिया हो। तो ये व्यवस्थाएं बार काउंसिल मतलब जो है इस तरीके से कि कल को आने वाले वक्त में हमारे जो लॉ कॉलेजेस हैं वो कोर्ट के साथ हो, या कहीं ना कहीं उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसे बने स्टूडेंट्स का, इस पे मतलब आपका क्या है? वैसे जो आपने बात कही है, ऐसे कई ऐसे आपने सुना हुआ है कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से, यस, उनका सुप्रीम कोर्ट भगवान दास के रोड के ऊपर ही सड़क पार करके अपोजिट ही इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ का भी और ILI का भी। यस, इनफैक्ट ILI के स्टेट चैप्टर्स भी हैं। अगर आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर 1-2 देखे होंगे, उसमें एक तीसरा रूम है वो ILI का ही, राइट। और ILI एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, और ILI से मैंने PG डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स किया था 2007 में। आपसे ज्यादा कौन जानता है? मैं 2007 में दिल्ली था, तो मैं दिल्ली जाता था क्लासेस लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहीं से मेरे अंदर अवेकनिंग आई थी, आई शुड परस्यू लॉ। अच्छा, रे वाह जी। तो आप ये देखो, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ, इनको और प्रोएक्टिव किया ज़रूर जा सकता है, बट ज़्यादातर ना देखो भारद्वाज साहब, ये कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन की अम्ब्रेला में आ जाते हैं सारे, ये CLE जिनको कह देते हैं। हमने अमेरिका की भी बात की थी, आपने जब केस लॉ मेथड की बात की, अमेरिका के अंदर आपको पता है कि आपका जो वकालत का लाइसेंस है, आप सिर्फ 1 साल ही रख सकते हैं। नहीं, मुझे नॉलेज थी। वकालत का लाइसेंस हमारे यहाँ तो ग्रांट हो गया, लाइसेंस आपको पता है, वकीलों का लाइसेंस, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, तो आपने 2 साल के भीतर अपना एग्जाम देना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो दैट इज वैलिड फॉर लाइफ अनलेस अंटिल इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ सम रेगुलेटरी इशू। तो अमेरिका के अंदर यू हैव टू गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एवरी ईयर, एंड योर रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट सिस्टम। तो मतलब आपको कुछ क्रेडिट इतने पैरामीटर में फॉल करना पड़ेगा जिसके बाबत ही आपको कंसिडरेशन जोन में लाया जाएगा, ताकि आपका लाइसेंस अगले साल रिन्यू हो। वो क्रेडिट सिस्टम जो होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ों के अलग अलग क्रेडिट्स है। उसमें सामाजिक सेवा, लीगल एड के 2 नंबर हैं, 100 में से आप लगा लो बांट के, तो अगर आप चेक करोगे तो वो तो अलग अलग है। उसके अंदर नई डिग्री करने के, जैसे आपने IMA की आपने बोला कि आपने नई डिग्री की, उसके 2 नंबर हैं। उसमें लेक्चर अटेंड करने के 2 नंबर हैं। तो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन का तात्पर्य ये है कि आप वकील बन गए, उसके बाद भी आपकी लीगल एजुकेशन कंटिन्यूड रहनी चाहिए। तो आप साल के बाद अपने कागज़ फिर भरोगे और आप बताओगे मेरे इतने क्रेडिट हो चुके हैं। उसमें इस चीज़ के भी क्रेडिट है कि आपने कितने, जैसे हम यहाँ जेल में कई एडवोकेट्स सामाजिक सेवा के अंदर लीगल लिटरेसी कैंप लगाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ पे जाके लोगों को लीगल सलाह देते हैं, जन चेतना लाते हैं, जो कई जेल में जाके उनको सिखाते हैं, उनको अपने राइट्स बताते हैं, आपने कितने लेक्चर दिए, ये सब चीज़ें। तो वो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन में फॉल कर जाता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ही, महाराष्ट्र की जो बार काउंसिल है, महाराष्ट्र और पुणे की बार काउंसिल है जो, उसको 99 ईयर्स की लीज पे, 1 रुपये की लीज पे उन्होंने लैंड दिया है, एक फर्स्ट लॉयर्स एकेडमी बनाने के लिए वकीलों की ऑल ओवर इंडिया। तो उसकी उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर भी दी और वो इन द पाइपलाइन है। क्या बात है। इनका पर्पस क्या होता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स का,
कि वकील उसके बाद जाके वहाँ जैसे रेगुलर प्रोफेसर्स रहेंगे, वहाँ जजेस आके अपना लेक्चर्स दे सकते हैं। सीनियर एडवोकेट्स वहाँ एक रेगुलर रोस्टर सिस्टम के तहत सीनियर एडवोकेट्स या जो एडवोकेट सीनियर इन प्रैक्टिस है, ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, उनको पता हो कि हमने जाके ये ट्रेनिंग देनी है अगले दिन। तो एक साइकिल जब बन जाएगा ना, तो वकीलों का एक पर्पस हो जाएगा कि हमने वहाँ जाना है, फिर एक क्रेडिट सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो ये थोड़ी लंबी लड़ाई है, लड़ाई जारी है, आपकी विजन में हम चल रहे हैं और आशा करते हैं समय के साथ सब ठीक हो। एक्चुअली मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो जैसे लॉयर्स पढ़ाता है और एक एकेडमिशियन पढ़ाता है, बहुत डिफरेंट है सिस्टम। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉ है उसके लिए तो एडवोकेट्स को हायर किया जाता है पढ़ाने के लिए। CRPC हो गया, अब तो जैसे न्याय संहिता आ गई, सारे के सारे। लेकिन जो सब्सटेंशियल लॉ है वो ज़्यादातर एकेडमिशियंस ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर सब्सटेंशियल लॉ भी अगर एडवोकेट्स पढ़ाएं तो मुझे लगता है वो एक प्रैक्टिकल रूट रियलिटी से कनेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें इनकलकेट होगा। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, रैना, RN रैना, दिल्ली लॉ फैकल्टी में। वो एक दिन एविडेंस हमें जब पढ़ाते थे ना, वो क्या करते थे, वो बुक्स कभी नहीं उठाते थे, वो अखबार मैगजीन्स वो साथ लेके आते थे और वहीं से एविडेंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। तो उन्होंने एक बार मतलब वो दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग भी देते थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार पुलिस स्टेशन में एक लेटर इन्वेस्टिगेशन में आया और उस लेटर में लिखा था लड़के ने लड़की को कि तेरे बिना मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तू ही मेरी सांस है, तू ही मेरी जिंदगी है, एवरीथिंग इज यू। तो स्टूडेंट से पूछा, बच्चों बताओ ये क्या है? तो उन्होंने कहा दिस इज लव लेटर। कहता नो, कहता यही तो गलत फहमी है, तुम शब्दों को या चीजों को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। कहता ये लव लेटर नहीं है, ये अल्योरमेंट है। तो उन्होंने लव लेटर और अल्योरमेंट में डिफरेंस समझाया। अल्योरमेंट जो अनरियलिस्टिक है और लव जो है वो रियलिस्टिक है। जब भी अब चांद तारे तो कोई तोड़ के नहीं ला सकता, तो वो अनरियलिस्टिक चीजें थी। यानी कि कई बार हम किसी को प्रभावित करने के लिए अनरियलिस्टिक चीजों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। अब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अडॉप्ट किया मैं बताऊंगा आपको। एक बार एक पॉलिटिशियन मेरे पास आया और मुझे कहता, भारद्वाज जी आपके लिए जान भी हाजिर है। मेरे को वो प्रोफेसर की अब बात याद आई, मैंने कहा दिस इज अल्योरमेंट। क्योंकि कोई एक नाखून नहीं दे सकता, उंगली नहीं दे सकता, जान कैसे दे देगा? तो कई बार ना प्रैक्टिकल टीचिंग जो है वो हमारे को ना जिंदगी जीना भी सिखा देती है। बिल्कुल, साथ के साथ। बिल्कुल बात आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो सिद्धू साहब, अब हम नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैरिटल रिलेशन, मैरिटल डिस्कॉर्ड समाज में बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे 498A की अगर हम बात करें, इसका बहुत मिसयूज भी रहा है पास्ट में। और इवन ये देखने को मिला है कि जो स्पाउसेस हैं जो फाइट कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ऑस्ट्रेलिया है, दोनों कनाडा है, फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में रह रहे हैं, बस उनकी शादी इंडिया में हुई है, तो दे प्रेफर लिटिगेटिंग इन इंडिया। यानी कि जो कनाडा में लड़की रह रही है या जो ऑस्ट्रेलिया में लड़की रह रही है, वो अपने इन लॉज के अगेंस्ट, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ईमेल से या बाई डाक किसी पुलिस स्टेशन को, किसी SSP को एक या NRI सेल को एक कंप्लेंट भेजती है फॉरेन से, अब्रॉड से, और उस बेसिस पे FIR भी दर्ज हो जाती है। और यहाँ पे सिचुएशन डार्क तब हो जाती है जब इन लॉज भी अब्रॉड ही रह रहे हैं और वो उनको पता नहीं होता FIR रजिस्टर होगी, वो इंडिया आ नहीं पाते और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड पर्सन हो जाते हैं। और उसके बाद एक रेड कॉर्नर नोटिस या लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया जाता है, जिससे वो अदर कंट्री में ट्रेवल भी नहीं कर पाते। और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि जब PO ऑर्डर को वो हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल करते हैं, तो हाई कोर्ट कहता है FIR क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा, अभी पहले PO क्वेश्चन एंटरटेन करेंगे। फिर वो ऑर्डर खड़ा हुआ आपका। हाँ, तो ये जो डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि आप ये देखिए, अगर हम अब्रॉड कंट्रीज की बात करें, फॉरेन की बात करें, वहां पे ना डाइवोर्स भी बहुत इजीली मिल जाता है और वहां पे हरासमेंट नहीं है सिस्टम की, केसेस भी लंबे नहीं चलते। वो ठीक है, एक वहां पॉपुलेशन कम है, लिटिगेशन भी कम होगा, या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां पे वुमेन इन कानूनों का, मैं ये नहीं कहता कि वुमेन के साथ गलत नहीं होता है, बहुत सारे एरियाज में गलत भी होता होगा, लेकिन अगर 30% गलत हो रहा है वुमेन के साथ, वो 70% केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं इस रेशियो में आ रही है कि वो फॉल्स केसेस हैं। वो हस्बैंड को प्रताड़ित करने के लिए, इन लॉज को प्रताड़ित करने के लिए मिस यूज ऑफ लॉ बहुत ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये करेक्ट कैसे हो सकती है? वैसे जितनी ये फॉरेन कंट्रीज हैं, इसके अंदर एक प्री नपिटल एग्रीमेंट सुना होगा आपने। प्री नपिटल एग्रीमेंट, तो क्या करते हैं,
मैरिज हमारे इंडिया के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पता ही आपको। यस। हमारे यहाँ तो इट इज़ अ वेरी सीक्रेट बॉन्ड। यस। जिसको जो सप्तपदी से, जैसे हिंदू रिलीजन में सप्तपदी से ले सकते हैं, बाहर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हर चीज़ डिसाइड हो जाती है, जिसको एक प्री नप्टल एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें डिसाइड हो जाती है कि अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, इतना तो ये ऐसे है, अगर आपका डिस्प्यूट पड़ गया तो ऐसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, आर्बिट्रेशन में जाएंगे आप। इनफैक्ट मुझे एक डेलीगेशन में जाने का मौका मिला था वकीलों की यूनाइटेड किंगडम लास्ट ईयर। उसमें हमें वहाँ एक फैमिली लॉ की बहुत बड़ी फर्म है, 4 पेपर बिल्डिंग, उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन इन फैमिली लॉ वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो मतलब अगर जितने डाइवोर्स केसेस होंगे उसमें आर्बिट्रेशन का आपको क्लॉज हर एग्रीमेंट में मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं। सिस्टम के देखो नरेंद्र जी, चैलेंजेस तो हैं, देखो हम तो खुद प्रोफेशन में हैं, बट आप सिस्टम को नकार भी नहीं सकते। इसी सिस्टम ने कई जगहों पे ऊपर कई ऐसी सही चीज़ें भी ऐसी की हैं जो कोई कर नहीं पाता। राइट सर। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि समय के ऊपर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट्स ने और वकीलों ने सही समय के ऊपर उसको किया भी, रिप्रेजेंट भी किया, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया। बट ये प्रेवलेंट जो इश्यूज़ हैं, जैसे बाहर से कोई स्पेसिफिक आपने केस की बात की, तो ये थोड़े जैसे हाई कोर्ट का एक सेट, अगर आपको करेक्ट लीगल एडवाइस मिल जाए विद टाइम, तो आई डोंट थिंक आपको इसको नेविगेट करने में कोई दिक्कत आएगी। बट हाँ, करेक्ट प्रोसीजर्स, मैं तो बल्कि वकील जितने भाईचारा है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी ऐसे किसी केस को एक बारी फेस करें तो आप एक ब्लॉग बना लें, और या कोई जैसे आप वीडियो के माध्यम से जैसे कर रहे हो, तो आप एक पब्लिक में कोई ना कोई, देखो हम एडवर्टाइज तो कर नहीं सकते, हम एज एडवोकेट्स वी आर लिमिटेड, हम भी कोई, दिस इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, वी आर शेयरिंग नॉलेज अमंगस्ट ईच अदर, एंड मे बी इट इज़ हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल, वो तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। बट आपके साथ कभी भी ऐसा कोई चैलेंज हुआ, जैसे इन्होंने बड़े स्पेसिफिक केस की बात की कि सारी फैमिली अब्रॉड है, उसमें प्रोक्लेम डिफेंडेंट डिक्लेयर हो गए, पीओ ऑर्डर आ गया, सेक्शन 82 अटैचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उनको पता ही नहीं है, उनको समन रिसीव नहीं हुए, और पीछे से 498 जो जितने डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस हैं वो भी लग चल रहे हैं, प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग भी लग चल रही है। तो इसको अगर आप कोई भी ऐसा केस या कोई ऐसा नीश जिसको बोल देते हैं अनकन्वेंशनल केस कोई पाएँ, तो ज़रूर इस पर कोई ब्लॉग लिख दें, कोई वीडियो बना लें, ताकि सामाजिक चेतना आए। जितनी चेतना आएगी लोग अपने राइट्स और इनफैक्ट ड्यूटीज़ के बारे में भी उतने सचेत रहेंगे, तो हमारे समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। आपने सही कहा, जैसे एक पेड़ समय के साथ ग्रो होता है, सोसाइटी भी ऐसे ही ग्रो होती है, इवॉल्व होती है बेसिकली। अगर हम कहें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रिफॉर्म में ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं। बिल्कुल। सिद्धू सर, आपने कहा कि जो हमारी हिंदू मैरिजेज हैं ये सैक्रेड इन नेचर है, लेकिन पब्लिक को ना, इवन बहुत सारे वकीलों को ये नहीं पता कि वाई दे आर सैक्रेड इन नेचर। क्योंकि जब हिंदू एक्ट की हम बात करेंगे तो ब्लैक लेटर्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड फिलॉसफी क्या है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। हाँ प्लीज़ बताइए। जैसे मैं आपको बताऊं, सिखों में 4 फेरे होते हैं, लावा बोलते हैं जिसको। जब हिंदू मैरिजेस की अगर हम बात करें, हालांकि सिख भी हिंदू का ही पार्ट है, लेकिन जब हम सप्तपदी की बात करते हैं 7 फेराज होते हैं। बेसिकली वो 7 फेरे तो बनाए गए, लेकिन उसमें मेन 4 ही हैं। और जब हम 4 जो इनिशियल फेरे हैं उसमें 3 फेरों में वाइफ आगे रहती है और हस्बैंड पीछे रहता है, और जो ये 4 फेरे हैं शुरू के, इनको धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अरे वाह। यानी कि जब वाइफ फेरे होते हैं, वाइफ आगे चलती है और हस्बैंड को पीछे रखती है, और वाइफ कहती है धर्म का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बीइंग ए हस्बैंड, हस्बैंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में डिस्चार्ज करेगा फॉर द नेशन, फॉर द सेल्फ, फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी। वाइफ ये प्रॉमिस करती है फर्स्ट फेरे में, जो धर्म का फेरा है, कि मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरा साथ दूंगी, तुझे गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म ऑनेस्टली डिस्चार्ज करना, ये एक प्रॉमिस होता है। जो सेकंड फेरा होता है उसमें भी वाइफ आगे रहती है, हस्बैंड पीछे रहता है, और वो हस्बैंड को ये प्रॉमिस करती है। सेकंड फेरा अर्थ का फेरा है। अर्थ होता है बेसिकली पैसा, मॉनेटरी गेन्स। तो वाइफ ये प्रॉमिस करती है हस्बैंड को कि ऑनेस्टी से पैसा कमाना है, और जो भी तू ऑनेस्टी से पैसा कमा के लेके आएगा मैं उसमें घर चला के दिखाऊंगी,
और गलत रास्ते पे नहीं चलना, गलत पैसा नहीं कमाना, अपने अर्थ को सही रखना है। यानी कि वाइफ प्रॉमिस करती है कि मैं धर्म भी सही रख, अर्थ भी सही रख, और तीसरा जो फेरा होता है उसमें भी वाइफ आगे रहती है, और तीसरा फेरा होता है काम का। काम होता है डिजायर, वासनाएं। तो वाइफ कहती है चाहे तुम्हारा अच्छा भोजन खाने की इच्छा है, चाहे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, तुम्हारे लिए प्रोजेनी यानी कि आने बच्चे भी पैदा करूंगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने जो काम है इसमें भी गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के धर्म अर्थ काम, वाइफ ये प्रॉमिस करते कि इन तीनों से मैं तेरे को हेल्प करूंगी, तेरे को इन चीज़ों से ऑनेस्टली निकलने के लिए। और जब चौथा फेरा होता है तो हस्बैंड को आगे कर दिया जाता है और वाइफ पीछे आ जाती है, और वाइफ हस्बैंड को बोलती है ये तो 3 डायमेंशंस थे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, धर्म अर्थ काम, अब मैंने तेरा साथ यहाँ तक दे दिया और नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर मोक्षा। अरे वाह। तो ये 4 जो फेरे हैं या जो 4 लावा है, ये बेसिकली प्रोमिसेस हैं बाय द वाइफ टू द हस्बैंड कि मैं तेरा साथ दूंगी हर परिस्थिति के अंदर बेसिकली। तो इसीलिए हिंदू मैरिज को सेक्रेड इंस्टीट्यूशन या सेक्रेड विवाह माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी फेरे होते हैं, शादियां होती हैं, वहाँ फॉर्मेलिटीज रह गई है, हफड़ा दफड़ी में उनमें। इवन पंडित जी अगर कोई बताते भी ना चीज, वो एक जस्ट ये सोच के इग्नोर किया जाता है कि ये तो प्रोसीजर का पार्ट है, होने दो। तो बेसिकली एक जो रिस्पेक्ट थी मैरिज में स्पाउस के लिए, एक दूसरे के लिए, वो रिस्पेक्ट आज बची नहीं है। ये भी मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड का एक बहुत बड़ा कारण है। हर जगह ऐसा नहीं है, पर आप ये कह सकते हो समाज में थोड़ा सा मॉरल इस चीज का कंपस हिल गया। कई बार तो ये भी लगता है कि खुद में झांको। वो कहते हैं हम गुरबानी में लिखा हुआ है ना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। यस, हमारे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है, मैं ही गंदा हूँ। तो आपने जो बताया इसको मैं खुद में आंकलन करूँगा कि आज मैंने इससे क्या सीखा, और मैं अपने परिवार में अपनी धर्म पत्नी के साथ और कैसा सच्चा और ऐसा रिश्ता इस पैरामीटर्स पे आ सकता हूँ। तो यही देख ले। बहुत हिंदू माइथोलॉजी ये बोलती है अगर आपने धर्म खराब कर लिया, अर्थ खराब कर लिया, काम खराब कर लिया, तो आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा, फिर मोक्ष नहीं है। तो ये वो एक प्रॉमिस है कि जब तीनों रास्तों से आप सही निकल जाओगे ना, तो फिर मोक्ष ही रह जाता है, फिर चौथी चीज कुछ नहीं रहती। आपके जन्म और मरण के जो बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। अच्छा सिद्धू साहब, नेक्स्ट अगर हम चलें तो जैसे कि यंग एडवोकेट्स हैं, अब यंग एडवोकेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होते, बहुत दिक्कत है। अब और कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने या राज्य सरकारों ने इवन मिनिमम स्टाइफंड भी फिक्स कर दिया है, 5000 है कि 10,000 है, मुझे नहीं पता। तो आज मतलब इस कानून की एक आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं यंग एडवोकेट्स को एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर तक सपोर्ट किया जाए। क्योंकि मैं अगर बात करूं, चाहे बिजनेस हो, चाहे वकालत हो, प्रोफेशन हो, 5 साल का जेस्टेशन पीरियड आपकी वकालत को चलने में भी लगता है, अगर आप खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। और इसी तरह अगर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है तो वहां भी 5 साल लगते हैं। तो ये जो 5 साल का जेस्टेशन पीरियड है, यहाँ पे हमें एक फादर जैसे इंसान की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट कोई मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्प हमें होनी चाहिए। तो ये फ्यूचर में क्या हो पाएगा हमारे स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, या बार काउंसिल इस बारे में क्या सोचती है? कई प्रोसीजर मतलब कोई एफर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, वकालत जब वकील जब डिग्री करके बाहर निकलते हैं तो एक वकील के पास वैसे तो कॉलेजेस में भी बाइफर्केशन होगी। कई जो कंपनीज हैं वो उनके भी गिने चुने कॉलेजेस से ही वो करते हैं प्लेसमेंट। तो वहाँ से वो कंपनीज लेके चले जाते हैं, उनको प्लेस करके वहीं से वहीं नौकरियाँ लग जाती हैं। पर जैसे आप डिग्री करते हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शन बचती है, जिसमें एक तो जुडिशरी का एग्ज़ाम दो या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सेकंड, आप किसी कंपनी में चले जाओ एज इन हाउस काउंसिल या कंपनी को ज्वाइन कर लो ड्राफ्टिंग में, जिसको हम कॉरपोरेट लॉ कह देते हैं। थर्ड, आप किसी सरकारी नौकरी में चले जाओ, सरकारी जॉब में चले जाओ। फोर्थ जिसकी आप बात कर रहे हो वो है लिटिगेशन, जिसको आम वकालत या ट्रेडिशनल कोर्ट प्रैक्टिस कह देते हैं हम, जो कि सदियों से इस देश का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बना हुआ है। बल्कि आज़ादी के अंदर भी फाइट करने में पता ही आपको सारा कंट्रीब्यूशन ही, इनफैक्ट मेजर कंट्रीब्यूशन लॉयर्स का और प्रोफेशनल्स का रहा। तो उस सिचुएशन के अंदर जहाँ इनिशियल 5 ईयर्स या 3 ईयर्स पीरियड जेस्टेशन की बात है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके अंदर कई स्टेट्स ने अपने तरफ से तो इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने फिक्स स्टाइपेंड या बजटरी एलोकेशन कर दी है। और उन स्टेट्स के अंदर तो ऑलरेडी मिल भी रहा है। जैसे राजस्थान के अंदर तो कुछ ऐसे एक्ट भी आगे सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 50 करोड़ की है स्टाइपेंड की, यूपी के अंदर तो टोटल
टोटल फंड्स 50 करोड़ मतलब एनुअल फंड। हाँ, बजटरी एलोकेशन है जिसके अंदर से आपने स्टाइपेंड भी देना है, जिसमें आपने रिटायरमेंट फंड भी देना है। तो ये जो पंजाब हरियाणा बल्कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप भी ऐसे करते रहते हो, आपके माध्यम से मैं तो बल्कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के अंदर आती है, इन गवर्नमेंट्स को भी हमने पहले बड़ी बारी बोला है कि अब फिर आपके माध्यम से इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यंग वकील जो होते हैं वो खुद को भी सपोर्ट करते हैं, समाज को भी सपोर्ट करते हैं, आप इस चीज़ को कंसिडर करें और कुछ अपनी तरफ से एलोकेशन कर दें। वैसे तो हमारा एडवोकेट वेलफेयर फंड की जो स्टैम्प्स होती हैं उसका पैसा भी आपकी ट्रेजरी में है, तो अगर आप रूल्स अमेंड करके कुछ स्टाइपेंड का क्लॉज उसमें डाल दें तो कुछ वकीलों को जो इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में दिक्कतें आती हैं उनको कुछ मंथली सस्टेनेंस के लिए अमाउंट मिल जाएगा तो ठीक रहेगा, तो वो बेटर कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी कर पाएंगे। उनको उन हिकअप्स से उनको ट्रांजिशन ईजी मिल सकता है। और सेकंड, जहां आपकी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हो, यस, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था आपसे। आपने बता दिया जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर हम आपने इसी में बोला था, तो वो वैसे रिसेंटली शायद दिसंबर महीने के अंदर ही आई थिंक जब लोकसभा का सेशन था उसके अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम तो नहीं पता बट बिहार से थे शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि वेदर दी गवर्नमेंट नासिक से थे, उन्होंने रेज किया था कि वेदर दी गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग एनी लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स, जैसे उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए किया था कोविड के दौरान। तो उसका जवाब जो हमारे माननीय मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस मेघवाल साहब ने भी दिया था। तो उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो अगर किसी को भी, वैसे कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल पेंडिंग नहीं है, बट स्टेट तौर के ऊपर अगर स्टेट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रोफेशनल्स को, एडवोकेट्स को अपनी सेवाएं देने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने लेवल पे लॉ बना सकता है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान के अंदर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है और मध्य प्रदेश में वहाँ पर है, और कई जगहों के ऊपर तो बिल पेंडिंग है, आई थिंक ड्राफ्टिंग स्टेज पे पेंडिंग है। तो स्टेट को हमारे डेली बेसिस के ऊपर, इनफैक्ट क्योंकि हम तो बैठे हैं एक पोजीशन के अंदर जहाँ पे हमें ईमेल्स पे या कहीं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं कि ऑल ओवर इंडिया एडवोकेट्स के साथ क्या बीता। मैं तो बल्कि आपको एक घटना बताता हूँ, तमिलनाडु के अंदर एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जो सिकल नहीं होता, सिकल जिससे हम वो करते हैं, दरांत, यस, तो उसको यूज़ करके क्लाइंट ने या कोई शायद कोर्ट का मुंशी था जिसने, कोई भी कारण रह सकता है, तो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एडवोकेट की हत्या कर दी। अब ऐसे इंसिडेंट हम तो बल्कि डेली हर 2 दिन के बाद देखते रहते हैं। तो सरकार को लिखते हैं ये, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में तो स्टेट है, बट कई बार इसके ऊपर एजिटेशंस भी हुई हैं, तो स्टेट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अपना सेवाएं देते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वैसे एडवोकेट्स भी समाज के अंदर जाते हैं, उनको कई क्लाइंट से ऐसे डील करना पड़ता है जो उससे कई खुश भी जाते हैं, कई नाखुश भी जाते हैं, और क्लाइंट्स हर तरह के होते हैं। और उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, ताकि उनका जो एकेडमिक स्पिरिट है वो सेफ गार्ड रहे, तो कुछ ऐसा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल या एडवोकेट हमने दिया भी, बल्कि बार काउंसिल में जब मैं था एज चेयरमैन, हमने 2 बिल ड्राफ्ट करके दिए, पंजाब को सेपरेट, हरियाणा को सेपरेट, वो कंसिडरेशन में है। तो वो आपके माध्यम से मैं भी चाहूँगा आप भी अपील करें कि उसको लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बड़ा संगीन रूप से जल्द उसको किया जाए। मैं भी आपके साथ ना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैं लॉ फैकल्टी में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, और मतलब मेरे फ्रेंड ही बन गए बाद में, वो संदीप कुमार। उनके फादर एडवोकेट होते थे बिहार में, पटना में, एंड मतलब संदीप कुमार ने मुझे बताया कि हिज फादर वाज मर्डर्ड बाय सम क्लाइंट और सम मतलब मिसक्रिएंट्स, मर्डर कर दिया उसके फादर का, और फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत डाउन चली गई थी। एनी हाउ स्ट्रगल उसकी मदर ने किया, और वो दिल्ली फैकल्टी में हमारे साथ लॉ करने आया, और नाउ ही इज पोस्टेड एज ए जज इन बिहार, संदीप कुमार। तो ये इसीलिए बहुत सारे अनेकों ऐसे इंसिडेंट है, शायद ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, जहाँ पे एडवोकेट्स के साथ बहुत सारा टॉर्चर कह लीजिए या उनका असैसिनेशन कह लीजिए या मर्डर कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे पास्ट में। तो इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना बहुत ज़रूरी भी है। हर स्टेट लेवल बनना ज़रूरी है। अच्छा,
सिद्धू सर, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर आपसे की कि बीइंग ए स्टूडेंट अगर ये एक्सपोजर मिले, एक वकील में डिबेटेबल स्किल आती हैं, ये एक्सपोजर मिले तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्किल्स डेवलप होती हैं। मैं जब लॉ कर रहा था ना, फर्स्ट ईयर में लॉ में आया था, तो मैंने कभी FIR आज तक देखी नहीं थी, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। हालांकि मेरे फादर साहब ने 91 में ना लॉ किया था, ही वॉज इन सर्विस, लेकिन कभी हमारी चर्चा नहीं होती थी बैठ के। तो जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में लॉ किया, तो मेरा जो बैग था ना, हमें ना लॉकर मिलते थे बैग रखने के लिए। उस बैग में मेरे कुछ पैसे थे, कुछ बुक्स थी, और वो बैग चोरी हो गया। तो मैंने पुलिस स्टेशन में पहली मेरी जिंदगी की FIR थी, मैंने वो दर्ज करवाई थी। और तब मेरे हाथ में जब FIR की कॉपी आई, मैंने कहा ये होती है FIR। खुद से ही मैं इतना खुश था कि आप आज भी मैं बहुत सारे लेमैन से मिलता हूँ ना, उनको FIR का पता ही नहीं क्या होता है। नहीं पता। आप उनको DDR समझाओगे, NCR समझाओगे, FIR समझाओगे, उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता। नहीं पता। तो वो कई बार DDR भी सोच लेते हैं FIR होती है। आप पूछते हो कि आपने FIR कटवाई, वो कहते हैं हाँ जी उन्होंने दी है। तो वो जब देखते हैं तो वो DDR होती है, FIR होती नहीं। अब तो बल्कि जीरो FIR के कॉन्सेप्ट भी आ गया। यस, जो BNSS है, आपने तो डिस्कस किया होगा किसी पॉडकास्ट। पहले ये जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू था, अब ये कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई कर दिया, मतलब ये मैं तो सराहनीय कदम मानता हूँ। BNSS जो गवर्नमेंट ने 3 क्रिमिनल लॉज लेकर आई है, तो हाँ ज़रूर इनिशियल दिक्कतें तो ज़रूर होंगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, बट इसमें कई ऐसे जैसे जीरो FIR का कंसेप्ट है, कई हर चीज़ का टाइम लिमिट का कंसेप्ट है, जैसे 14 दिन का, 90 दिन का। तो इसमें डिजिटल एविडेंस का हम आने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि एविडेंस का स्कोप इतना ब्रॉड कर दिया गया है। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं। थोड़ा मतलब आप सबके माध्यम से या वकील वीडियोस डालते रहें या डिस्कशंस होती रहें, समाज में चेतना। पर मुझे नए कानून में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया ना, नए कानून के अंदर प्रोविजन बनाया फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। यानी कि 7 साल से ज़्यादा सजा जिन गुनाहों में है ना, उनके लिए फोरेंसिक जांच मैंडेटरी कर दी है। हालांकि वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए प्रोविजन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर भी रिसेंटली बजट में भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपया फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जारी किया है। हाँ, देखो आप, तो हर पुलिस स्टेशन में अब फोरेंसिक टीम होगी। तो ये मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा फैसिनेट किया, अट्रैक्ट किया कि ये जो डेवलपमेंट हुआ इन्वेस्टिगेशन के एरिया के अंदर, ये बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत जो काफी लंबे समय से पेंडिंग था, होना चाहिए था। हम ये पहले बात किया करते थे। हाँ, आप ये देखना, ये जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, आई थिंक इस पर क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि एक वो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने लग रहे हैं। उसका शायद नाम ई-साक्ष्य, चेक कर लेना। उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में हर तरह के एविडेंस अपलोड होगा। वो एविडेंस सेफगार्डेड रहेगा, और उसके बाद जो फोरेंसिक एविडेंस है उसको स्क्रीन किया जाएगा। तो ये काफ़ी विजनरी स्टेप है। सुवीर जी, मैंने एक चीज़ और महसूस की है। जैसे मैंने ना एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसमें क्या था कि एक एडवोकेट ने जो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है वो हिंदी में की थी, लेकिन जो जज उस केस को सुन रहे थे वो साउथ इंडिया से थे और हिंदी में उनका पकड़ नहीं था। तो वहाँ एक डिबेट हुआ। जज साहब कह रहे थे इसको ट्रांसलेट करवाओ, वकील साहब कह रहे थे कि ट्रांसलेशन जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं आप उनसे करवा लीजिए। तो जो ये भाषा के अगर ऊपर हम बात करें, जैसे कुछ हाई कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो लेकिन जब भारतीय जो हिंदी जानते हैं सारे के सारे, और हिंदी में अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या जो एक कम्युनिकेशन है वो वेल एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति हमेशा मदर लैंग्वेज में सोचता है, भले ही वो फॉरेन लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन वो सोचेगा मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में। तो ये मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है, ये कोर्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए, और ये इंग्लिश सही है या इसको हिंदी के रूप में भविष्य में आना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे तो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो आजकल के अंदर अगर एजुकेशन एक पैरामीटर है जॉब्स, अच्छी जॉब सिक्योर करने का, तो एक पैरामीटर ये भी है कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, जिसको आप पोलीग्लॉट कह देते हैं। तो पोलीग्लॉट इज़ दैट पर्सन जो मल्टीपल भाषाएं बोलता हो। अब जैसे मैं जानता हूँ इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, आप भी वही जानते हो। हमें 3 भाषा आती है। तो कई जगहों पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पर मिनिमम 5 लैंग्वेज का क्राइटेरिया है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। भाषा आना ज़्यादा कोई गलत बात नहीं है, भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आए, जितनी भाषा आप ज़्यादा समझ सको, तभी आप वार्तालाप कर सकोगे, तभी आप किसी की बात समझ सकोगे। चाइना में जाके अगर आप चाइनीज़ बोलोगे तो आपको सत्य मिलेगा। अगर आप अपनी भाषा में बोलोगे ना आप उसकी जान पाओगे ना खुद की जान पाओगे। तो वैसे तो वो
जहाँ तक भाषा की बात है बिल्कुल सही है, बट जहाँ तक ये है कि कोर्ट का वार्तालाप किस भाषा में होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखो एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आम इंसान तक इंसाफ पहुंचा ही ना तो उस आम इंसान को उस इंसाफ से क्या लाभ है और क्या नुकसान हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे 2 साल पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने लाइव ट्रांसलेशन ऑफ आई थिंक 9 से ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर जजमेंट की थी। उनका एक तर्जुमा विभाग होता था, उसके अंदर अभी भी है इन एग्जिस्टेंस, जिस पर उन्होंने कह दिया कि हर जजमेंट ट्रांसलेट होकर आएगी आपकी खुद की लैंग्वेज में। उसका इंटेंट पर्पस ये था कि जो मुवक्किल है, जो मतलब क्लाइंट खुद है जिसका केस है, उसको जब तक समझ ही ना आए कि उस जजमेंट में क्या लिखा है। फर्ज करो 80 पेज की जजमेंट है, उस 80 पेज की जजमेंट के अंदर लीगल टेक्निकल भाषाएं भी हैं, हाइपर टेक्निकल भाषा भी है, किसी जजमेंट की रिप्रोडक्शन भी है, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इस बात के सपोर्ट में हूँ कि लोकल लैंग्वेजेस के अंदर ज़्यादा कोर्ट के अंदर प्रयोग होना चाहिए और ये चीज़ अलाउड भी होनी चाहिए। अगर कोई एडवोकेट, एक पहलू तो ये है कि कोई एडवोकेट कोर्ट के अंदर कुछ प्रेजेंट करना चाहता है तो शायद वो हिंदी के अंदर एक एक्सेप्शनल आर्गूमेंट कर सकते हैं, पर क्योंकि एक इंग्लिश का बैकलॉग है, इंग्लिश तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर एडवोकेट की और हायर कोर्ट्स की भाषा इंग्लिश ही होगी, तो अगर वो नहीं कर पाता तो वो उसका फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो उसकी कंटेंट में पकड़ा है, पर वो भाषा डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे अलाउड होनी चाहिए, इस तरह का लिबरल थॉट होना चाहिए। तो काफ़ी स्टेप्स इस तरफ लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी जो लीडिंग पोजीशन होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो जुडिशरी में हो, तो वो इस बात के पक्ष में है कि किसी ना किसी तरीके आम जनता तक एक्सेस टू जस्टिस, लैंग्वेज बैरियर है वो किस तरीके तोड़ा जाए और कैसे कोर्ट्स को मोर सिटीजन फ्रेंडली कोर्ट्स बनाया जाए। तो उसमें भाषा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। कई बार तो ये लगता है कि आज से 5 से 10 साल के बीच में ऐसे डिवाइसेज आ जाएंगी, भाषा कोई बैरियर जो है रहेगा ही नहीं। आप किसी भी भाषा के हैं और मेरे पास एक डिवाइस है, वो मुझे मेरी भाषा में ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा, साथ के साथ बता 2 सेकंड में बता देगा। अच्छा, एक भाषा से एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मेरा खुद का एक अनुभव है, जब मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी स्टेट में प्रैक्टिस करूंगा तो ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोकल ट्रांसलेटर हैं, जितने भी बैठे हैं, वो फंक्शनल ट्रांसलेशन नहीं करते। उनके पास कोई डिप्लोमा इन फंक्शनल ट्रांसलेशन या डिग्री इन फंक्शनल ट्रांसलेशन नहीं है, जो मतलब कि एक फ्रीलांस काम करते हैं। अब या तो कोई रिटायर्ड क्लर्क है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या कोई टाइपिस्ट है जो आपको ट्रांसलेट करके देता है। उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो एसेंस है ट्रांसलेशन का, जो मीनिंग था भाषा का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, बदल जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना आर्ट्स फैकल्टी के अंदर पीजी डिप्लोमा इन ऑफिशियल ट्रांसलेशन, एक मतलब फंक्शनल ट्रांसलेशन एक डिप्लोमा था। तो मैं उसमें एंट्रेंस दिया, मैंने आई क्लियर दैट एंट्रेंस एंड इंटरव्यू मैंने दिया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया नहीं। तो मुझे लगा यार लॉ के साथ साथ अगर ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हो जाता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि मेरी हमेशा थिंकिंग ये रही है कि बड़ी डिग्रियां करने से अच्छा छोटे छोटे स्किल्ड कोर्सेज अगर हों तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डिप्लोमा इन फोरेंसिक के अंदर अगर कोई है किसी एडवोकेट के लिए बहुत यूजफुल है। तो फिर मैंने वहाँ की फैकल्टी से पूछा कि सर मैं ये ट्रांसलेशन का डिप्लोमा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आपको हमने लिया नहीं, इसकी वजह की ये थी कि आप लॉ परस्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉ परस्यू कर रहे हैं अगर वो डिप्लोमा करते हैं तो सीरियस नहीं होते। तो हमारे माइंड में एक कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है, और फिर भी अगर आपके मन में सीखना है तो आप क्लास में आकर बैठ सकते हैं। हालांकि वो मैं डिप्लोमा फिर नहीं कर पाया। तो ये जब फंक्शनल ट्रांसलेशन का ये बेनिफिट होता है कि अगर एक पेज हिंदी है तो एक ही पेज इंग्लिश बनेगा, एक पेज इंग्लिश है तो एक ही पेज हिंदी बनेगी, वो 1.5 या 2 पेज में नहीं जाता। लेकिन जनरली कोर्ट में जो नॉर्मल पीपल इसको ट्रांसलेट करते हैं किसी भाषा को, वो एक्सेजरेट हो जाती है, ये चीज़ है। अच्छा सिद्धू साहब, एक चीज़ और बताइए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब तो ये लीगल फील्ड में भी आ गया है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये आ रही है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से केस ड्राफ्ट कर सकते हैं, जजमेंट्स लिख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो इंडियन जुडिशरी को कैसे शेप देगा? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉइंट है, वैसे इनफैक्ट अभी लेटेस्ट एक जो इजरायली ऑथर है युवाल नोहा हरारी, तो उनकी एक बुक है नेक्सस के नाम से, तो वो उसके काफ़ी अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ आप पाएंगे। वो बुक है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कैसे वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करेगी।
उसके अंदर वो एक बात बताते हैं कि जब चैट जीपीटी जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, तो उसका जब 4.0 लेटेस्ट उसका आया जो अपग्रेड, तो उसको टेस्ट करने से पहले, उसको लॉन्च करने से पहले जब वो टेस्ट कर रहे थे चैट जीपीटी के मेकर्स, तो उन्होंने उसको एक सवाल पूछा कि आप ये कैप्चा कोड सॉल्व करके दिखाओ। जो कैप्चा कोड का आपको पता ही है, एंटायर पर्पस ही ये होता है कि रोबोट उसको एक्सेस ना कर सके। तो चैट जीपीटी को उन्होंने कैप्चा कोड बोला कि ये सॉल्व करो, तो चैट जीपीटी, क्योंकि वो रोबोट है उसको तो पता नहीं, तो आप ये देखो कि उसने कुछ चंद मिनटों के अंदर उसने उसको बोला कि आप होल्ड करो। उसने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है टास्क रैबिट के नाम से, वहाँ वो चला गया। तो उसने वेबसाइट को ओपन किया एक सेपरेट विंडो में। उस वेबसाइट के ऊपर बोला, उस वेबसाइट पे आप ह्यूमंस को छोटे छोटे कार्यों के लिए आप उनकी सेवाएं ले सकते हो कुछ पैसे देके। तो उसने $2 पे किए। ऑनलाइन एक ह्यूमन आया, उसने उसको कैप्चा कोड दिया और बोला ये कैप्चा कोड सॉल्व कर। तो वो ह्यूमन ने एक बारी तो उसको, क्योंकि उसको शक हुआ, उसने पूछा कि भाई कैप्चा कोड तो इतना सिंपल होता है, तो जो देख रहा है वो लिख दे। तो उसने एकदम पूछा कि तू कहीं रोबोट तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब मेरे को दिखने में दिक्कत है। तो आप देखो उसी पॉइंट के ऊपर उसने एक झूठ निकाला, और ऐसा झूठ निकाला वो ह्यूमन दूसरी साइड उसने एकदम जवाब दे दिया, उसने चैट जीपीटी ने वापस कैप्चा का जवाब दे दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे काम कर रही है। आप स्टॉक मार्केट भी 5 दिन चलती है, 2 दिन बंद रहती है। ये ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे चलती है। एक ह्यूमन माइंड भी 8-10 घंटे तो सोएगा, 5-6 घंटे दिन में अपने और परिवार के साथ बैठेगा, 12 या 14 घंटे मैक्सिमम एफिशिएंटली काम करेगा। इसने 24 घंटे काम करना और जितना मर्जी काम देते रहो, तो इट विल डेवलप अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जुडिशरी के अंदर, लीगल प्रैक्टिस के अंदर आजकल तो चैट जीपीटी का बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी लॉयर्स कर रहे हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि लॉयर्स अपने आप को एथिकल यूज़ ऑफ चैट जीपीटी में ट्रेन करें, और ये देखें चैट जीपीटी पे 100% रिलायंस करना भी सही नहीं है। उससे हेल्प ज़रूर लें, और ये देखें कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके हार्नेस किया जा सकता है फ्यूचर में। अब तो वैसे इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते की बात ये है कि मेरे को दिल्ली के अंदर किसी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनकी एक खुद की कंपनी है प्री लिटिगेशन असेसमेंट की, अगर आप समझ सकते हो तो जो मैं कह रहा हूँ। प्री लिटिगेशन असेसमेंट मतलब आपको वो केस डालने से पहले क्लाइंट को वो बता देंगे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है, कि जी आप 71% जीत सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने अपलोड कर दिए सारी जजमेंट्स, उन्होंने अपलोड कर दिए पुराने 200 साल के जितने एक्ट्स, जितने लॉ, सब कुछ अपलोड कर दिए। और जैसे क्लाइंट एक वकील से लीगल एडवाइस लेता है, उन्होंने लीगल एडवाइस ली कि आप ये बताओ ये केस है और इस हाई कोर्ट में लगेगा, इस हाई कोर्ट के पुराने प्रेसिडेंट लॉ ये हैं, आजकल इसमें इतने रोस्टर में इतने जजेस हैं, आप ये बताओ इन जजेस का व्यू पॉइंट क्या है, इस हाई कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है, इस डेकेड के अंदर क्या व्यू पॉइंट चल रहा है, मेरे को ओपिनियन दे दो। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 10 सेकंड के अंदर उसको बता दिया कि द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ योर केस इज 41%। वी एडवाइज कि आप केस फाइल करें ना करें, बट स्टिल इन द एंड आप लीगल एडवाइस सीख करें। तो ये प्री लिटिगेशन रिस्क असेसमेंट हो। तो आप देखो वकालत की दुनिया में एक नया एक एरिया, एक सेक्टर खुल गया देखा जाए तो बहुत। और आने वाले समय में वैसे तो लिटिगेशन फाइनेंस भी आ गया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी आ गया। बड़े बड़े जितनी कंपनीज हैं जिनके बहुत छोटे मैटर्स होते हैं, 2000 के छोटे डिस्प्यूट्स जो होते हैं, वो सारे वो ऑनलाइन मौके पर रिजॉल्व करते हैं। वैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी जो स्टोर्स हैं उनके आप ऑफिस में जाएंगे तो उनके कियोस्क लगे हुए हैं, जिसको वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कियोस्क कहते हैं। तो वो कियोस्क की मतलब छोटी सी स्क्रीन है, उस पर आप अपना डिस्प्यूट, जैसे आपका बिल आया, कंज्यूमर ले लो आप, तो उन्होंने कंज्यूमर का बिल वहाँ फ़ोटो खींच के अपलोड करना और अपना केस वहाँ लिख देना है 10-15 लाइनों में, नॉर्मल भाषा में जैसे आम जनता समझ सके। और ये कहना है उनका अपना सिस्टम है आर्बिट्रेटर्स का या इंटरनल मैकेनिज्म का, 10 मिनट में आपको जजमेंट आ जाएगी। पर ये चीज़ अगर हम इसका नेगेटिव साइड देखें तो आने वाले वक्त में तो जजेस और एडवोकेट्स को रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये ना ह्यूमन एलिमेंट जो है
वो सुप्रीम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक हद तक तो आर्टिफिशियल ही है। यस, इंटेलिजेंस ज़रूर है, वो अपना माइंड ऑफ इट्स ओन कर लेगा, पर ह्यूमंस को उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। बट जो ह्यूमन एलिमेंट है जजमेंट्स के अंदर, आर्गुमेंट्स के अंदर, और जजेस ने जो सोसाइटी के, क्योंकि कई ऐसी जजमेंट्स होती हैं जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत हार्श है गवर्नमेंट के ऊपर, पर जज साहब ने या कोर्ट ने ये देखना होता है कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो वो सोशल इम्पैक्ट वो ही देख सकता है जिसमें एम्पैथी हो, जिसमें इमोशन हो, जिसमें सोशल कनेक्ट हो। वो आप में मशीन में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन तो लकीर की फकीर है। उसको तो आपने ये बोल दिया ना ये दिन नहीं है अभी रात है, तो कहेगी हाँ रात है। ये आपने पता क्या बात बोल दी। अब जैसे बहुत सारे लोग नास्तिक हैं या बोलते हैं कि ये जो धर्म का प्रचार है ये व्यर्थ है, इंसान को मशीनों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इंसान को मशीनें दे सकती है लेकिन एथिक्स नहीं दे सकती। जो आपके संस्कार हैं, जो आपके एथिक्स हैं, वो आते धर्म से ही, बिल्कुल बेसिकली। इसीलिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। वो संस्कारों को आपको लाकर खड़ा कर देती है आपके सामने, आपकी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर देती है। तो इसीलिए हम ये शायद कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नो डाउट एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी एक यानी कि जो 200 साल पुरानी जजमेंट्स हैं, 100 साल पुरानी जजमेंट्स, उनको फाइंड आउट करना और इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है, एक रिफॉर्म ला सकती है जुडिशियल सिस्टम। डिसरप्टिव, आप रिफॉर्म तो बहुत छोटा वर्ड है, इट इज़ डिसरप्शन। अगर आप इसको अब ना पढ़ सके तो 10 साल के बाद आप इतने पीछे रह जाओगे, आप मतलब मैं हम इतने पीछे रह जाएंगे कि दुनिया के कोने में जो इसको पढ़ पा रहा है, आप सोचो जिन्होंने ये बनाया उनका दिमाग कैसे चक्री की तरह घूम रहा है। राइट। तो अगर हमने इंडिया 2047 में डेवलप्ड कंट्री का हमने वो देखा है मिशन देखा, और हमने ये देखना है कि हमने दुनिया का सबसे ताकतवर नेशन बनना है, तो हमें देखो टेक्नोलॉजी के अंदर इक्वली कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ फोन, सिर्फ इंटरनेट के साथ कुछ नहीं होगा। कैसे उसको सही तरीके से उसका यूज किया जाए, कैसे कम से कम रील्स देखी जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सीखी जाए, ये सब चीजें आप सबके माध्यम से तो आगे आ पाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज ये महसूस होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कहीं जाके सीख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एज में सीख रहे हैं, मुझे लगता है जो हमारा ये चाइल्डहुड की जो एकेडमिक क्लासेस है अप टू 12th स्टैंडर्ड आप कह लीजिए, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, उसमें टेक्निकलिटीज भी होनी चाहिए, वो बेसिकली बदलना चाहिए। उस एज में ही बहुत सारी चीजें आ जानी, मतलब एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बच्चा 12th तक आते हो जाना चाहिए। वैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो काफी विजनरी है जी। उसमें आप ये देखोगे ना, वैसे मुझे पता नहीं था इस बात का, मैं तो बल्कि फिरोजपुर में आज से तकरीबन 3 साल पहले एक स्कूल में गया, तो उस स्कूल में उनका कोई फंक्शन था, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन था, उसमें एक लेबोरेटरी बनी हुई थी जिसमें रोबोटिक लेबोरेटरी कुछ नाम से। तो मेरे को तब पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें हर स्कूल के अंदर आपको एक लेबोरेटरी या कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिसमें बच्चे जाके अपना इनोवेटिव पार्ट निकाल सके। तो उसमें आपके अगर दिन में 8 क्लासेस हैं तो उसमें एक क्लास, आई एम श्योर मेरा बच्चा तो चलो अभी 5 साल का है, उसके स्कूल में अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, पर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रीसेंट चैलेंज है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर कर रही होगी और कुछ ना कुछ एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आएगी। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे ना आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। एक शब्द है वर्कलोड, एक है ओवरबर्डन। जब हम वर्कलोड को डिफाइन करते हैं ना, कोई व्यक्ति एक काम को 4 घंटे करता था, आज उसी काम को 10 घंटे कर रहा है, दैट इज वर्कलोड। और वह व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ाता है, स्किल बढ़ाता है जिस काम को वो करता है। जब हम ओवरबर्डन की बात करते हैं कि आप जैसे कोई व्यक्ति वकालत कर रहा है, वकालत के साथ साथ वो जलेबियाँ बेचने का भी काम कर रहा है या मिठाइयाँ बेचने का भी काम कर रहा है, या उसके अलावा वो अदर कंसल्टेंसी कंपनीज ऑपरेट कर रहा है या अदर कोई और काम कर रहा है जो वकालत से जिनका टच नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अपनी जो वकालत की स्किल्स है उसको रिड्यूस कर लेता है, वो ओवरबर्डन भी कॉल इट। आपकी बात सही है। देखो फाइनेंशियल नेसेसिटी के हिसाब से नरेंद्र जी बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़िंदगी आपके हिसाब से तो चलती नहीं है, पता आपको। वो तो अगर किसी के पास आर्थिक तंगी आई और वकालत से कुछ ना, आप कितने लोग, अब आप हैरान मानोगे, जब कोविड का समय था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा वकीलों ने अपना लाइसेंस सरेंडर किया होगा, और उन्होंने क्या क्या नौकरियां ली हैं, एक तो आपने बताया। अब वो
आर्थिक तंगी हिसाब से बहुत ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो खुद को भी गवारा नहीं होते, बट क्या करें। आप सही है, लेकिन एक व्यक्ति अगर एक ही फील्ड में अपनी जिंदगी झोंक देता है तो वो राइज भी होता है एक दिन। ये बात आप इसके वही आपके जेस्टेशन बोला ना आपने, इसका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ना, वो जैसे बाल आपके चिट्टे हो गए, हाँ जी, तो आपको ज्यादा केस आते हैं तो वो तभी आते हैं क्योंकि आपके बाल भी चिट्टे हो गए, समाज में ये हो गया कि वकील साहब बड़े हैं। अच्छा, एक चीज और, जब मैं वर्कलोड की या ओवरबर्डन की बात करता हूँ ना, आप ये देखिए, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया या अदर टेक्नोलॉजीज आ गई, लेकिन हमारी लाइफ में स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई सिस्टम, कोई बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझे, जैसे अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो स्टूडेंट्स को काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है जो उनकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है, उनकी क्वेरीज को आंसर करता है। हर 10 बच्चे पे 5 बच्चों पे एक काउंसलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला है। लेकिन हमारा जो वकीलों का सिस्टम है या बार काउंसिल का सिस्टम है, हम वकीलों की हेल्थ पे कैसे काम करते हैं? क्योंकि वकालत एक इतना स्ट्रेसफुल एरिया है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको पैसे देकर आपकी उनकी प्रॉब्लम देके जा, और वो चैन से बैठा है, आपको प्रॉब्लम उसने दे दी है, आपको देखना है। तो ये इतना स्ट्रेसफुल एरिया है, इसमें हेल्थ मैनेजमेंट या एक बेसिकली माइंड को प्रॉपर मेंटेन करना, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैंने तो वैसे नरेंद्र जी, आपको भी फेस आपने किया होगा इनिशियल 5-7 साल की प्रैक्टिस में जी। जब आपको कोई क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बता जाए ना जी, वो क्लाइंट भले ही 2 दिन के बाद अपनी प्रॉब्लम उस समय के लिए भूल जाए, वकील को दिन रात वो प्रॉब्लम सताती है, हॉन्ट करती है। और फर्ज करो कोर्ट के अंदर जैसे 10 पॉइंट की बहस तैयार की हुई, जज साहब ने समय की तंगी होने के कारण 6 पॉइंट ही सुने, जो 4 पॉइंट रह गए, दिमाग घूमता रहता है कि वो 4 क्यों नहीं कह सके और 4 क्यों ना, मतलब वो इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है कि मेरे कारण कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक देखो फिजिकल हेल्थ की बात है, ये तो हर एक की अपनी जन चेतना है, हर आदमी को फिजिकली हेल्थी, मैं तो बल्कि खुद मेरे को इस चीज पे काम करना चाहिए। बट मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बल्कि हाई कोर्ट या जितने भी कोर्ट्स हैं उसके अंदर फार्मेसी होती है, उसके अंदर एक डिस्पेंसरी होती है, उसमें कहीं भी एक मेडिटेशन रूम नहीं मिलेगा। उसमें आपको कहीं भी योगा जैसे ऐसे नहीं मिलेगा कि डेडिकेटेड योगा या मेडिटेशन टीचर है जी। तो वहाँ आप जब भी चले जाओ, वहाँ इतने सुबह इतने बजे क्लास है, इतने बजे, तो वहाँ कमरा बंद है और मेडिटेशन हो रहा है। तो वो जो योग ध्यान इन्हीं चीज़ों से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो इन्हीं चीज़ों से कम हो सकते हैं। ना आपको दवाइयों ने कुछ देना है। हाँ, ऑफ कोर्स एट दी एंड जाके जब सब कुछ हार जाते हैं तो दवाई का सहारा लेना पड़ता है। एलोपैथी अपने तरफ एक साइंस है, बट जहाँ मेंटल स्ट्रेस की बात है उसको कम इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसे एरियाज बनाए हुए हैं जहाँ पे उनके वर्कर्स जो हैं जाके कोई म्यूजिक सुन सकें, अपने डॉग को साथ ला सकें, उनको कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली इन्वायरमेंट वहाँ मिले वर्क प्लेस पे, ताकि वो स्ट्रेसफुल उनका लाइफ ना रहे और मैक्सिमम प्रोडक्शन कंपनी के फेवर में दे पाएँ। अच्छा, मैं ना एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस ना, जो आपके फादर साहब हैं अनमोल रतन सिद्धू जी, तो आई ज्वाइंट हिम। और उन दिनों मैं आपके ऑफिस में बैठकर जब मैं काम करता था तो रात के 8, 9, 10, 11, 12, कई बार तो सुबह के 4 बजे तक भी काम किया है। तो उन दिनों में एक चीज़ महसूस करता था कि लोग शाम को पार्क में घूम रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है शाम को, कोई फुटबॉल खेल रहा है, किसी न किसी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं, जो 5 बजे के बाद जॉब से आने के बाद अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मैं वकील होकर रात को काम कर रहा हूँ, यानी कि जिस टाइम में पब्लिक घूमती है, अपना एक परिवार के साथ समय गुजारती है, उस समय में मैं वकालत में केसेस ड्राफ्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे को उस समय ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर वकील बनना है तो रात को काम करना पड़ेगा, शाम को काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो एंटरटेनमेंट का टाइम था वो कट हो गया। तो इसीलिए वकालत में स्ट्रेस लाजमी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का प्रोफेशन। मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को हम प्रायोरिटी नहीं देते एडवोकेट्स या इनफैक्ट हर प्रोफेशनल आप देखो, डॉक्टर्स का सुबह से लेकर शाम तक, सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक लाइफ में जितने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वाले, हमारे पुलिस और जितने भी दफ्तरी अब चलाते हैं काम, सुबह से लेकर शाम तक, जिन्होंने पब्लिक लाइफ में रहना, उनको ये दिक्कत है ही है। तो दिन में 1-1.5 घंटा ज़रूर, चाहे सुबह चाहे, वैसे तो संस्थाएं हैं उनका थोड़ा सा दायित्व बनता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर, जैसे आपने बोला कॉर्पोरेट में कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमने तो कई बारी वीडियोस देखी हैं कि डांस भी करवाते हैं वो 2 मिनट का, तो वो वकालत में तो शायद ना पॉसिबल हो पाए, पर एक रूम ज़रूर बन सकता है योगा और मेडिटेशन। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वकालत में और जैसे कुछ सीरियस प्रोफेशंस हैं, जैसे मेडिकल है, डॉक्टर है, वकील है, अगर आपको ये फन करते दिख जाएंगे, मजाक करते दिख जाएंगे,
लोग सीरियसली लेते नहीं फर्क को। थोड़ा सा ये प्रोफेशन अपने आप में डिमांड करते हैं कि वकील के अंदर एक सिंसियरिटी, सीरियसनेस दिखना चाहिए। ऐसे ही एक डॉक्टर के साथ अंदर दिखना चाहिए। क्योंकि आप देखो लोगों के आप इतनी टेंशनों से डील कर रहे हो जी। लोग आपके पास वकालत में या डॉक्टर एक कोर्ट के अंदर और एक अस्पताल में वही इंसान जाएगा जो तंग हो गया, या वो शारीरिक तौर पे तंग हो गया, या वो कुछ और अपने प्रॉब्लम में तंग आ गया, तो वो कभी चाहेगा नहीं कि वकील उसका हंसता मिले। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लिटिगेशन की जब हम बात करते हैं ना, अगर मैं उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूँ, यानी कि दुनिया में जितने भी लिटिगेशन में लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन उसके बिहाइंड भी है। वो कभी मैं फिर डिस्कस करूंगा आपसे डिटेल। आपके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप जरूर कुछ ना कुछ वीडियोस डालो। आपको इतनी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, मैं तो बल्कि कई बार जब समझना होता है एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, मैं तो बल्कि कहता हूँ लोगों को कि आपसे कंसल्टेशन की जाए। थैंक यू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। हाई कोर्ट के अंदर कितने एडवोकेट्स का आप बैठ के करते हो, आप जरूर इस पे कुछ जरूर वीडियोस बनाओ, मेरी आपको रिक्वेस्ट है। नहीं, आई विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट एंड आई विल डू समथिंग फॉर दिस आल्सो। जी जी। तो सिद्धू सर, आपने आपका कीमती समय आज हमें दिया, और आपसे जो ये हमारा संवाद हुआ, जो चर्चा हुई, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, जो पब्लिक है, उनको बहुत सारी जानकारी इससे मिलेगी। और आपको समय देने के लिए, आपने जो हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने समय निकाला, मुझे ये मौका दिया। बल्कि मैं तो बहुत आपका फ़ैन हूँ और आपके सारे मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ। जिस तरह के आप हर तरह के समाज में कितने के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, आई थिंक आपकी पंजाबी ऑडियंस भी होगी जी। तो तुसी बहुत वधिया उपराला कीता। तो मेरी एक तो थोनों बहुत बहुत मुबारकां थोनों जी सर, ते मैनू तुसी मौका दिता थोड़े नाल आउण दा, थोड़े नाल गल्लां करन दा, थोड़े तो सीखण दा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी जिन्ने स्रोते ने उन्हां नाल रूबरू होण दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, ये ऐसे हुई कि एक ना मेरे पिता समान एडवोकेट हैं, एडवोकेट दलीप मित्तल। अच्छा। अपने हरियाणा एजी ऑफिस में है, मैं जानता हूँ। तो मैं दिवाली पे उनके घर गया था, और मेरे माइंड में ये था कि दिलीप जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, अबाउट 74 ईयर ओल्ड उनकी एज है। बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। हाँ, तो और उनका 45 ईयर से ज़्यादा का लीगल लाइफ एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस भी रहा है, और ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस भी मोर देन 30 ईयर्स उनकी रही है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ यार, ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं और मेरा इनसे काफ़ी अच्छा पुराना दोस्ताना है, मतलब लाइक मेरे को तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ही मिली हैं, और मेरी ज़िंदगी में वकालत में कुछ ना कुछ उनका मेरे को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो मुझे ये लगा कि मुझे इनके साथ कोई मेमोरी होनी चाहिए मेरी, क्योंकि देखिए आप मेरे फादर साहब इस दुनिया में नहीं है, अगर हम उनकी कोई मेमोरी देखें तो हमें पुरानी शादियाँ देखनी पड़ती हैं वीडियो में जाके। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे मैं एक पॉडकास्ट बना सकूँ, और वो एक मेमोरी के रूप में एक सोशल लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉडकास्ट मैंने उनका किया था, वो मोबाइल से था। अच्छा, फिर उनके साथ किया? यस, धीरे धीरे फिर मेरी जो जर्नी है, फिर मैंने कैमरा परचेज़ किया, एक्सेसरीज परचेज़ की, और फिर मैं इसको प्रोफेशनल फ्रंट पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और यहाँ पे मेरी जो इंटेंशन थी वो थी सोशल लाइब्रेरी इकट्ठी हो, क्योंकि आज से अगर 10 साल बाद मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे आप लोगों के साथ बिताए पल, आप लोगों से एक दूसरे से हमने जो सीखा है, और बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है ना, संवाद होता है, इसमें एक दूसरे से जो नॉलेज शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, उसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। और डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं। तो वो चीज़ ना एक ज़बरदस्त मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है जहाँ पे हम एनरिच कर पाएँ, अपने को स्किल्ड कर पाएँ बेसिकली। आपका फीडबैक का भी कोई मैकेनिज्म रखा हुआ आपने, जैसे लोग क्या चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कौन आए, या कुछ आपकी हमारी डिस्कशन कैसी रही, मतलब हमें भी पता लगे ना हमें कितने नंबर। देखिए मेरा चैनल सर अभी ग्रोइंग चैनल है, अभी 10 से 11 पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मोर देन 100 पॉडकास्ट हो जाएंगे तब जाके किसी लेवल पे हमें फीडबैक आनी शुरू होगी। और आप वो चैनल जरूर ओपन रखना जी, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट। राइट सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।